नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। महाराष्ट्र के इलेक्शन की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। अगर हम गौर से देखें तो आज महाराष्ट्र में 6 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सीएम का उम्मीदवार मानते हैं। मानते ही नहीं बल्कि मानकर चल रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार हैं, कहीं ना कहीं वो किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी कड़ी को हम ध्यान से देखें तो एनसीपी जो कि टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एनसीपी शरद पवार जी की और एनसीपी अजीत पवार जी की। आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है कि एनसीपी शरद पवार जी की जो है वो ज्यादा मजबूत है कि एनसीपी अजीत पवार जी की जो है वो ज्यादा मजबूत है। अगर 2014 के आंकड़े को हम गौर से देखें तो एनसीपी को 41 सीटें मिली थी 2014 में और 2019 में 54 सीटें मिली थी, यानी कि लगभग 13 सीटों का इजाफा हुआ था जब दोनों लोग एक साथ थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि 60 सीटों से ज्यादा एनसीपी को ना 2014 में मिली ना 2019 में मिली। इससे समझ में आता है कि महाराष्ट्र की जनता उनको लगभग 60 या 70 सीटों से ज्यादा नहीं दे सकती, चाहे वो एनसीपी शरद पवार जी अकेले लड़े चाहे एनसीपी अजीत पवार जी अकेले लड़े। उन दोनों के अकेले के रिजल्ट को जोड़ने के बाद भी 70 सीटों से ज्यादा इनको नहीं मिल सकती। अगर हम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को ध्यान से देखें और उसको विधानसभा में कन्वर्ट करें तो एनसीपी के शरद पवार जी को 32 सीटें और एनसीपी के अजीत पवार जी को 6 सीटें मिलती हैं, यानी कि दोनों को जोड़ने पर सिर्फ मात्र 38 सीटें ऐसी होती हैं जिनमें विधानसभा पर एनसीपी आगे थी। यहीं से ये समझ में आना शुरू होता है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो 2019 से 2024 के बीच में टूट कर 2 भागों में बंट गई थी, उनमें से एनसीपी भी एक थी और इनके ये अस्तित्व की लड़ाई है। आज अजीत पवार जी को देखा जाए तो लोकसभा के इलेक्शन में मात्र 1 सीट इनको मिली थी और जो अजीत पवार जी अपने चाचा को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाते हैं वो अजीत पवार को महाराष्ट्र के लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस एरिया में शरद पवार जी की पकड़ है उस एरिया में लोग आज की डेट में इनको धोखेबाज की तरह देख रहे हैं अजीत पवार जी को। अगर हम गौर से देखें तो शरद पवार जी की लोकप्रियता और जिस तरीके को राजनीति करना जानते हैं उस तरीके की राजनीति शरद पवार जी से ही अजीत पवार जी ने सीखी है, क्योंकि वो उनके भतीजे हैं। उसके बाद भी आज वो इस तर्ज पर नहीं खड़े होते कि उनकी लोकप्रियता शरद पवार जी की लोकप्रियता से ज्यादा दिखे। यही बात है कि अजीत पवार जी के खेमे में इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार जी के साथ रहने पर जो भी एमएलए आज टूटकर अजीत पवार जी के साथ आए हैं उनका भी कल को करियर खत्म हो जाए। इसी वजह से गौर कीजिए तो पिछले 5-6 महीनों में बात हमेशा सुनने में आती रही है कि अजीत पवार के खेमे के एमएलए शरद पवार जी से टच में हैं और अजीत पवार जी भी पुनः घर वापसी करना चाहते हैं। आज जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक चल रही है उसमें अजीत पवार जी की कोई वैल्यू नहीं है। प्रयास बीजेपी और शिंदे यही कर रही है कि इनको मुश्किल से 30 सीटें दी जाएं, वो भी वो 30 सीटें दी जाएं जो ये एक तरीके से हार के करीब हो, ताकि ये किंग मेकर भी ना बन पाए और कोई मैनिपुलेशन रिजल्ट के बाद ना कर पाए। आज बीजेपी को अजीत पवार को लेके कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अजीत पवार की स्थिति 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद और खराब हो गई है और उन पे कॉन्फिडेंस इस बात का भी नहीं है कि कल को वो ज्यादा सीटें अगर ले भी आते हैं तो कहीं इंडिया गठबंधन में वापस ना आ जाए। आज हम बात करते हैं एनसीपी वर्सेस एनसीपी, यानी कि एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार के बीच में महाराष्ट्र की आम जनता में किसकी लोकप्रियता ज्यादा है। अगर हम 2024 के रिजल्ट को भी देखें और 2014 और 19 के रिजल्ट को, विधानसभा के रिजल्ट को भी देखें तो ये लगता है कि अजीत पवार की उस लेवल की पकड़ नहीं है जिस लेवल की पकड़ आम जनता पर शरद पवार जी की है, क्योंकि 2024 के केंद्र के इलेक्शन में वो 1 सीट में सिमट गए और 6 सीटों पर विधानसभा में
वो आगे नजर आते हुए दिखे हैं। इससे समझ में आता है कि उनकी लोकप्रियता शरद पवार जी से बहुत ज्यादा कम है। और ये सत्य भी है कि शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, ना कि क्षेत्रीय नेता है। और अजीत पवार जी क्षेत्रीय नेता भी नहीं है, वो एक स्टेट के किसी एक क्षेत्र के ही नेता है, जहां सिर्फ 5-6 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये बात आज अजीत पवार जी को समझ में बहुत अच्छे से आती है कि जो 2019 में एनसीपी को 54 सीटें मिली थी, उनमें से लगभग 40 एमएलए को लेकर वो जो बीजेपी में शामिल थे, वो 40 एमएलए नहीं जीतेंगे, वो शरद पवार जी की एनसीपी ही जीतेगी। इस वजह से समझ में बात आती है कि शरद पवार जी के साथ हो सकता है अजीत पवार जी फिर वापस आके मिल जाएं, क्योंकि जो इज्जत उनको बीजेपी में अभी तक मिलती आ रही है वो इस इलेक्शन के बाद नहीं मिलेगी। अगर हम महाराष्ट्र के दृष्टि से देखें अजीत पवार जी और शरद पवार जी की, तो शरद पवार जी ने जो विगत अपने 40-45 साल के करियर में काम किया है और जिस तरीके से वो आम जनता के साथ कनेक्ट होते हैं उनके सुख दुख में, उस तरीके से अजीत पवार जी अपने पूरे राजनीतिक करियर में आम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते। इसका असर आपने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा होगा। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में एनसीपी अजीत पवार की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि एनसीपी शरद पवार जी की स्थिति तो मजबूत पहले भी थी और आज भी रहने की उम्मीद है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद किसकी पार्टी बचती और किसकी टूटती। हमारे चैनल की पूरी निगाहें इस पर बनी हुई है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।